गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपको हिंदी क्षितिज गद्य खंड से पाठ 3 लखनवी अंदाज का पाठ पढ़ाऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 3 लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। जब हम कोई कहानी या कोई कविता या कुछ भी हम पढ़ते हैं तो जो उसके लेखक होते हैं हमें उसका जीवन परिचय का ज्ञान थोड़ा बहुत होना आवश्यक होता है। तो हम सबसे पहले लेखक यशपाल जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध एवं समाजवादी विचारधारा के प्रबुद्ध कहानीकार यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर सन 1903 को पंजाब प्रांत के फिरोजपुर जिले की छावनी में हुआ। उनके पूर्वज हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम हीरालाल तथा माता का नाम श्रीमती प्रमा देवी था। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गुरुकुल में हुई, जो कि कहाँ पे है, कांगड़ा जिले में थी। सन 1921 में उन्होंने फिरोजपुर से ही 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। उन्होंने बीए तक की शिक्षा नेशनल कॉलेज लाहौर से प्राप्त की। उसी कॉलेज में उनका परिचय सच्चे राष्ट्रभक्त व क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह व सुखदेव से हुआ। अपने सहपाठी लाला लाजपत राय के साथ मिलकर उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। धीरे धीरे वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हो गए। दिल्ली में उन्हें बम बनाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सन 1936 में जेल में ही उनका विवाह प्रकाशवती कपूर नामक सुशील कन्या से हुआ। उन्होंने कई बार विदेश यात्रा भी की। उन्होंने साहित्यकार एवं सुयोग प्रकाशक दोनों रूपों में हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए 26 दिसंबर सन 1936 को इस नश्वर शरीर को सर्वदा के लिए त्याग दिया। उनकी जो प्रमुख कहानी है वो है पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, ज्ञानदान, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, चित्र का शीर्षक आदि। उनके जो उपन्यास हैं देशद्रोही, दिव्या, मनुष्य के रूप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात, अप्सरा का शराब आदि। नाटक हैं उनके नशे नशे की बात, रूप की परख आदि। व्यंग लेखाकार हैं ये, व्यंग लेख है उनका चक्कर कलब। इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, यशपाल जी की रचनाएं आम आदमी से जुड़ी हुई हैं। उनकी रचनाओं पर मार्क्सवाद का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उनकी रचनाओं में सामाजिक विषमता, राजनीतिक प्रखंड, पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों के दर्शन होते हैं। उनकी अधिकतर कहानियाँ चिंतन प्रदान है। उन्होंने जीवन की वास्तविकता का चित्रण बहुत ही आकर्षक एवं यथार्थ रूप से किया है। इनकी जो भाषा शैली होती है वो बहुत ही अत्यंत सरल, सहज और पात्र अनुकूल होती है। तो आइए हम शुरू करते हैं पाठ 3 लखनवी अंदाज। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से यशपाल जी ने यह साबित किया है कि बिना कथ्य एवं घटना की भी कहानी की रचना की जा सकती है। लखनवी नवाब के माध्यम से उस पतनशील सीमांत वर्ग पर तीखा कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से बेखबर होकर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। वर्तमान समय में भी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। प्रस्तुत कहानी में लेखक बता रहे हैं कि अपनी नई कहानी के संबंध में सोचने व भीड़ से बचने के लिए उन्होंने एक सेकंड क्लास मतलब द्वितीय श्रेणी का टिकट खरीदकर रेलगाड़ी के एक डिब्बे में चढ़ गए। उस डिब्बे में उन्होंने देखा कि लखनऊ के नवाब की तरह एक सभ्य एवं शिष्ट व्यक्ति पलथी मारकर पहले से ही बैठा हुआ था और उसने अपने सामने 2 ताजे खीरे रखे हुए थे। उस सज्जन के चेहरे पर लेखक को चिंता व असंतोष का भाव दिखाई देता है। नवाब साहब ने दूसरे यात्रियों से मिलने की उत्सुकता न दिखाकर लेखक उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। खाली समय में लेखक अपनी सोचने व कल्पना करने की आदत के अनुसार वह नवाब की असुविधा एवं संकोच के बारे में सोचना आरंभ कर दिया। उन्होंने अनुमान लगाया कि नवाब साहब ने अकेले ही यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा। यात्रा के दौरान समय काटने के उद्देश्य से ही उन्होंने 2 खीरे खरीदे होंगे, परंतु लेखक को देखकर शायद वो चिंता में पड़ गए। आगे लेखक बताते हैं कि
नवाब साहब ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए लेखक से नमस्कार कर खीरे खाने के लिए कहा। नवाब साहब का परिवर्तित स्वभाव को देखकर लेखक भाप गया कि वह उन्हें एक साधारण व्यक्ति जैसा समझ रहा है और खीरे खाने से मना कर दिया। नवाब साहब ने खीरों को धोया, पोंछा और उसे काटकर उनको रगड़ा। इसके बाद चाकू से छीलकर उन्होंने उसे एक स्लाइस मतलब फाँकों में काट लिया। फिर उनके ऊपर लाल मिर्ची, जीरा मिलाकर नमक छिड़क दिया। उन खीरों का रस अवसादन की कल्पना से नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा था। जब वो खीरे काट रहे थे तो नवाब साहब के मुंह में क्या आ रहा था? पानी आ रहा था। लेखक नवाब साहब को देखकर सोच रहा था कि नवाब वैसे तो मियाँ रईस बनने का दिखावा कर रहे थे, पर आम लोगों की नज़रों से बचाकर खीरा खा रहा है। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से खीरे खाने के लिए पूछा। जब नवाब साहब ने सारे खीरे काट दिए तो उन्होंने फिर से लेखक को पूछा कि लो भाई, आप भी खीरे खा लो। जीरा मिलाया, नमक मिलाया, लाल मिर्ची मिलाई। देखकर तो लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन अपनी आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए उन्होंने खाने की इच्छा जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा कि कमज़ोर पेट होने के कारण कि मैं ये नहीं खा सकता। इसके बाद नवाब साहब ने अपनी प्यासी नज़रों से नमक मिर्ची लगे खीरे की फाँकों को देखा। एक लंबी गहरी सांस देकर खीरे को एक फाँक को सूंघा और स्वाद का आनंद आँखों में बंद करके लिया और मुंह में आए पानी को पीकर फाँक को खिड़की से फेंक दिया। अब क्या करा? जैसे ही लेखक ने मना करा, उन्होंने उसको क्या करा? ऐसे सूंघा और उसका स्वाद लिया, ऐसे ही देखा और गुस्से में क्या करे? उन्होंने सारे खीरे चलती ट्रेन से उन्होंने कहाँ फेंक दिए? खिड़की से नीचे फेंक दिए। ऐसे करके उन्होंने सारे खीरे क्या कर दिए? सारे खीरे फेंक दिए। लेखक बताता है कि नवाब साहब खीरे को सभी फाँकों को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से मुंह हाथ साफ कर लिया। इसके बाद बड़े गर्व से लेखक की ओर इस तरह देख रहे थे मानो वो खुद को खानदानी रईस बता रहे हो। अब उन्होंने तो क्या करा? सारे खीरे फेंक दिया और वो अपने आप को ऐसा जता रहे कि देखो कि मैं कितना खानदानी हूँ, कितना रईसी हूँ। अंत में नवाब साहब लेट गए और लेखक उसके खानदानी शिष्टता, कोमलता और स्वच्छता के बारे में सोचता हुआ उसके सम्मान में अपना सर झुका लिया। आगे लेखक कहते हैं, लेखक नवाब के द्वारा खीरे के इस्तेमाल के बारे में सोच रहा था कि क्या इस तरह सुगंध और स्वाद के सूक्ष्म, बढ़िया और अमूर्त तरीके से भूख पेट तृप्त हो सकता है। उस समय नवाब साहब ने पेट भर जाने के बाद आने वाली डकार जैसे ऊंची डकार ली तथा लेखक को बताया कि खीरा स्वादिष्ट होता है, परंतु ये पेट के लिए क्या होता है? भारी है। इसके बाद लेखक की सोचने की शक्ति जग गई। लेखक ने नवाब साहब को एक नई कहानी के लेखक के रूप में पहचाना। तब लेखक ने सोचा कि खीरे खाए बिना ही जब पेट भर सकता है, उसकी सुगंध और स्वाद से कल्पना मात्र से ढकार आ सकता है, तो क्यों नहीं बिना घटना, विचार और पात्रों के एक नई कहानी लिखी जा सकती है।